राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ हम आज आपसे बात करेंगे जो आज हमारे देश में किसान आंदोलन पे हैं। दिल्ली की सीमा से सटकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और देश के कई राज्यों में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। सवाल है जो कि आंदोलन वो कर रहे हैं, उन्हें आंदोलन करना चाहिए, उन्हें आंदोलन का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अपनी आवाज़ उठाने के लिए अहिंसात्मक रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जब आप अहिंसा का त्याग करते हैं और कानून से खिलवाड़ करने का कोशिश करते हैं तो भारत के संविधान के तहत आप दोषी माने जाते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज जो बात आपके सामने रखने जा रहे हैं, यह बात बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक हम राष्ट्र के सामने इस बात को आज रख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पत्रकारिता के जीवन में 25 वर्ष तो एक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र के संपादक के रूप में लगाया है। वहीं एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मदर इंडिया का 21 वर्ष प्रकाशन करने के बाद 22वें वर्ष में वो पत्रिका प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा देश के कई नामी पत्रिका और सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में भी हमने अपनी सेवा दी और हमने पत्रकारिता के उन सिद्धांतों को मानने का प्रयास किया और पत्रकारिता किया। लेकिन आज जो स्थिति देश के सामने उत्पन्न है उसमें पत्रकारों का जो वर्गीकरण हो गया है, यह राष्ट्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं और यह बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो विरोध को ही पत्रकारिता मान बैठे हैं, जबकि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है सच्चाई को सामने लाना। और सच्चाई को सामने लाने के क्रम में अगर उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। यह पत्रकारिता का मुख्य मापदंड है। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कई पत्रकार इस देश में दंडित होते रहे हैं, उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है, कई पत्रकार मारे भी गए। लेकिन पत्रकारिता का जो स्तर वर्तमान समय में गिरता जा रहा है वह बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में मैं आपको यह बता दूं कि पत्रकारिता धर्म का पालन राष्ट्र धर्म के समान है। आप किसी सरकार को टारगेट कर, आप किसी पुलिस कर्मी को टारगेट कर, आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप अगर भीड़ तंत्र को उत्तेजित करने का काम करते हैं अपने विचारों द्वारा, अपने बातों द्वारा, तो यह राष्ट्र धर्म नहीं है, यह पत्रकारिता का धर्म नहीं है। पत्रकार का काम है सच्चाई जानना
और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बात जनता के बीच में रखना। नारद की तरह आपको हमेशा सबकी बात सुननी है और उस बात को बड़े ही प्रिय ढंग से सामने वाले को बताना है। यह आपका दायित्व है। यही है पत्रकारिता धर्म। और राष्ट्र धर्म यह कहता है, जो अगर राष्ट्र के लिए अगर आपको कहीं अगर थोड़ा सा एक कदम पीछे भी हटाना पड़े तो आप राष्ट्र हित में अपने कदम को पीछे हटाकर अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौट कर आते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र के समस्त निवासियों के लिए एक शुभ सूचना है कि अब आपका औद्योगिक क्षेत्र का लाइसेंस केवल 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आपका ऑनरशिप प्रूफ, डीपीसीसी का सर्टिफिकेट, एनओसी, फायर की और उसके साथ आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन। इन सब को आप जब अपलोड कर देंगे तो इसी आधार पर आपका लाइसेंस आपको ऑन क्लिक मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका रिन्यूअल को भी बहुत सरलीकरण किया है। आप लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र की जितने भी कंफर्म हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके अंदर आप प्रत्येक तल पर भी लाइसेंस ले सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्र धर्म और पत्रकारिता धर्म का, क्योंकि आज एक बगल राष्ट्र धर्म के मुद्दे पर टकराहट हो रही है, दूसरी ओर पत्रकारिता धर्म पर भी तरह तरह की बातें हो रही है और सीधा एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, मैं गलत तू सही। या कहीं से भी सही नहीं है। सही तो सिर्फ वही है जो सत्य है और सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे जो बात कर रहे हैं यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि आज आखिर दिल्ली के पुलिस और बॉर्डर पर किसान आमने सामने क्यों हैं? पुलिस को कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है अपने ही देश के किसान से? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और राष्ट्र यह जानना चाहता है और आपको राष्ट्र को यह सत्य बताना चाहिए, न कि गुमराह करना चाहिए। आपको याद होगा जो किसान का आंदोलन 2 महीने से अधिक हो चुका है और वे दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। किसानों के नेताओं ने
आग्रह किया कि वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर ट्रैक्टर यात्रा करना चाहते हैं, वो भी गणतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने उदारता का परिचय देते हुए राष्ट्रीय ध्वज और किसान का सम्मान करते हुए राष्ट्रपुत्रों को यह अवसर प्रदान किया कि आप भी गणतंत्र का हिस्सा बने, आप भी ट्रैक्टर यात्रा निकालें, आप भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएं। लेकिन क्या किसान नेता देश को यह बता सकते हैं कि उनके उस भीड़ में वो कौन सा तंत्र था, वो कौन से लोग थे जो लाल किले के अंदर प्रवेश कर अराजकता फैलाया, राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया और वर्दीधारी पुलिस कर्मियों पर प्राणघातक हमला किया। अब भीड़ इकट्ठा कर यह घोषणा की जा रही है जो 6 तारीख को हम यात्रा नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर पुलिस कई लेयर की सुरक्षा ना करे तो क्या करे? हमारे पत्रकार बंधुओं को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए और उन्हें किसानों को बताना चाहिए, न कि उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम करना चाहिए। अगर पुलिस की बात अगर सामने रखना पुलिस की चापलूसी है तो हम ये कहना चाहेंगे कि चापलूसी अगर अच्छे के लिए अगर हो रहा है, समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए हो रहा है, किया जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। यह राष्ट्र धर्म का, यह पत्रकारिता धर्म का सिद्धांत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में मैं आपसे एक बात और बता दूं, जो पत्रकारिता धर्म यह भी कहता है, जो देश की आज़ादी के बाद जिन 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया, आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उसके लिए कितना मीडिया प्रखर हुआ और आवाज उठाने का काम किया। अगर भारत का मीडिया आवाज उठाता, भारत का मीडिया सजग होता, भारत का मीडिया पत्रकारिता धर्म का पालन करता, तो आज 7.5 लाख वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा मिल गया होता और विक्टोरिया का निशान आज हट गया होता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे फिर एक बार, और खास करके भारत के किसान जो खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, खेती से इस देश को अनाज पैदा करके देते हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे, जो आप नेताओं के चक्रव्यूह में ना फंसे। ये नेता अपने स्वार्थ के लिए आपको बलि का बकरा बनाकर सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ये आपके हित में नहीं लड़ रहे हैं, इनका स्वार्थ इन्हें विवश कर रहा है और उसी व्यवस्था में वो इस तरीके का स्वांग रच रहे हैं। किसानों को राजनेताओं के चक्रव्यूह से बचकर काम करना चाहिए, राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि भारत जिस प्रकार से विकसित होने की दिशा में अग्रसर हुआ है, संपूर्ण विश्व की नज़र भारत के ऊपर है। और कोरोना काल में भारत को जो सफलता मिली है, दोहरी सफलता, 2 वैक्सीन का हमारे वैज्ञानिकों ने खोज कर भारतवासियों को जो स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर किया है, और हमारा देश विश्व के कई देशों को यह वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। तो जो देश अब तक अपने को शक्तिशाली वैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी तरह से मानता था, वह अंदर ही अंदर भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, भारत की उपलब्धि को देखकर भयभीत हो उठा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर हम मिलते हैं आपसे नए सवाल के साथ, जो आगे क्या होने वाला है। आज से कर्नाटका में एरो इंडिया शो की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम
5 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद इस वर्ष के आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि HAL को 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के विकास के ऑर्डर मिले हैं। इस बीच उन्होंने बगैर नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश हर कीमत पर अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए सतर्क और तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मालदीव, यूक्रेन, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, कोमोरोस और मेडागास्कर के रक्षा मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की, और उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। Our concern extends to people across boundaries, under which India offers more than 20 million doses to friendly countries. This bears testimony to our strong belief in Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is a family. दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले ले। इसी के चलते उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये रैली हिंसक हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो वहीं कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस हिंसा के विरुद्ध याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। CGI S.A. बोबड़े ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी। किसी याचिका में इसे देश विरोधी तत्वों की साजिश बताया गया था, तो वहीं किसी और याचिका में इसे सरकार और पुलिस की लापरवाही बताया गया। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन हुआ। इस पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में व्याप्त 26,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिर पर है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और इसकी CBI से जांच होनी चाहिए, तो ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। पहले तो ये घोटाले करते हैं, फिर जब विपक्ष इनके घोटालों को उजागर करने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इनके 26,000 करोड़ के घोटाले को उजागर करने की बात करती है, जनता के बीच में जाती है, पोस्टर लगाते हैं, पैम्फलेट छपवा के बांटते हैं, हम यूनिपोल्स पर बड़े हमारे पेड होर्डिंग्स लगते हैं, उसको ये PWD के वर्कर्स के द्वारा एक टीम लगा करके उसको फड़वाने का काम कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि ये अंदर से घबराई हुई है दिल्ली सरकार। किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में बुधवार के दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई में विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि वे किसानों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सभापति ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि इस पर चर्चा कल होगी, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा किया, जिसे देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं बुधवार के दिन भी राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होते ही किसानों के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसमें 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ND गुप्ता और सुशील गुप्ता ने नारेबाजी की और हंगामा किया, जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने तीनों सांसदों को पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया। बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में जोरदार हंगामे और विवाद के बीच राज्यसभा में केंद्रीय कृषि बिल पास हुए थे। उस दौरान भी विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की थी। कई दिनों से जारी हड़ताल के बाद आखिरकार नॉर्थ MCD के कुछ यूनिट के कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ कर्मचारी पूरे वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि ये कर्मचारी 7 जनवरी से हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि जब तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं होगा वह काम पर नहीं लौटेंगे। जिसके बाद नॉर्थ MCD के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने सभी कर्मचारियों का अधिकतम वेतन जारी कर दिया है। जिसके बाद नॉर्थ MCD के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने सभी कर्मचारियों का अधिकतम वेतन जारी कर दिया है। बकाया वेतन जारी करते हुए मेयर ने निगम कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि सभी निगम कर्मी अपने अपने काम पर लौट जाएं और मुश्किल परिस्थितियों में सरकार का सहयोग करें। दिल्ली नगर निगम का जो हड़ताल खत्म हो गया है और वो कैसे ख़त्म हुआ है उस संदर्भ में जो है आप आम जनता को बताइए। देखिए, नगर निगम के अंदर आर्थिक संकट के कारण से हमारे कर्मचारियों को
जो वेतन है वो रेगुलर उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से वो परेशान थे। किसी कर्मचारी का 3 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का 4 महीने का वेतन बकाया था। और कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है तो वेतन मांगना, वेतन मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना या अपनी बात रखना, ये जायज़ बात है। लेकिन जिस समय संकट के बादल हो उस समय परिवार का साथ देना भी एक जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो अभी पिछले महीने हमने काफ़ी संघर्ष किया। कर्मचारियों के वेतन के लिए मैंने 13 दिन तक धरना दिया मुख्यमंत्री निवास के बाहर, 3 दिन तक भूख हड़ताल भी की। 13,000 करोड़ रुपये जो तीनों निगमों का दिल्ली सरकार ने रोका हुआ, उसके लिए हमने संघर्ष किया, जो संघर्ष अभी तक जारी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक हमारा पैसा दिया नहीं। एकाएक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम 938 करोड़ रुपये निगमों को दे रहे हैं सिर्फ सैलरी के लिए। उस पैसे का भी अता पता नहीं है। लेकिन हमने अपना राजस्व को अर्जित किया, हम लोगों के बीच में गए, हम माफ़ी योजना लेकर के आए, हमने जहाँ जहाँ से भी हम कर सकते थे। हमारा 3rd क्वार्टर का पैसा आया, उन सबको जब जोड़ा तो मैक्सिमम सैलरी हमने अपने कर्मचारियों की जारी करी। सफाई कर्मचारियों को हमने दिसंबर तक का वेतन दिया। हमारा जो हेल्थ विभाग है उनका सबका हमने दिसंबर तक का वेतन जारी किया। उसके अलावा जो हमारे अन्य कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनका अक्टूबर नवंबर तक का हमने वेतन दिया। जो उसके अलावा और जितने कर्मचारी बचे हैं उन सबको सितंबर तक का वेतन दिया, चाहे टीचर हैं, चाहे हमारे अन्य CD कैटेगरी के हैं, चाहे हमारे इंस्पेक्टर हैं, चाहे हमारे A ग्रेड के अधिकारी हैं। हमारे जितने भी पेंशनर हैं उनको भी हमने जुलाई तक की पेंशन दी है, उनको भी और जल्द पेंशन मिले। तो लगातार जब उनको विश्वास जगा कि उनके लिए सकारात्मक काम हो रहा है, सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, और नगर निगम इस बात के लिए संवेदनशील है, चिंताग्रस्त है कि सभी कर्मचारियों को वेतन मिले और उनकी जो और अन्य जो इशू है वो हल हों। तो उस पर हमने बैठ के अच्छे से काम किया और सभी यूनियन से उनके साथ हमने अलग अलग समय पर मीटिंग करी, सबको बुलाया, सबको समझाया, उनकी बात को भी अच्छे से सुना, उनकी बातों को गंभीरता से लिया, उनको विश्वास दिलाया और समयबद्ध तरीके से उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान निकले, इसके लिए हमने अच्छे से काम किया। तो हमारे सभी कर्मचारियों ने मिलकर के और हमने मिलकर इस हड़ताल को खत्म कराया। सर, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा 20-25 दिन से जो इकट्ठा हो रखा है, तो ये कितने दिन में ये पूरा जो है खत्म हो जाएगा? देखिए, एक दिन की बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगभग 4,000 से 4,400 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है, जो अलग अलग हमारे लैंडफिल पर हमारे जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो नरेला का है, चाहे भवाना का है या अन्य स्थानों पर जाता है, जिसको हम सेग्रीगेट करके उसका उपयोग करते हैं। अब 20 दिन का कूड़ा, तो इसका मतलब काफ़ी मात्रा में कूड़ा सड़कों पर है और काफ़ी कूड़ा है जो वाहन चलने के कारण से जम भी गया है। आज मैं खुद एक जगह जहाँ कूड़ा उठवाने गया था तो वहाँ पर कूड़े की एक लेयर पूरी सड़क पर बन गई है, जिसको खुर्चा जा रहा है। तो मोटा मोटा कूड़ा लगभग सब जगह से उठ गया है। अगर आज की बात करें तो 20,000 मीट्रिक टन कूड़े से ज़्यादा हम उठा चुके हैं और 2 से 3 दिन में मुख्य स्थानों से सब जगह से कूड़ा रिमूव हो जाएगा। कुछ हमारे कर्मचारी अभी भी काम पर लौटे नहीं हैं, तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हम किसी भ्रम में ना आए, हम किसी के बरगलाने में ना आए। सभी सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों के हितों की लड़ाई को मैं खुद आगे बढ़कर लड़ रहा हूँ। आपके सभी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब मेरा साथ दें ताकि हम एक अच्छी स्वच्छ दिल्ली बना सकें। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश हुए बजट का स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने आज अपने इस नारे को सार्थक किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस पूरे बजट में सभी वर्गों को किस प्रकार से समाहित करके देश का विकास किया जा सकता है, ये बताया गया है। इस बजट के अंदर 2 शब्दों में पूरा बजट पूरा होता है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाएगा, हमारे को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा और देश आगे और तरक्की करे, देश में विकास की धारा और तेजी से बहे, उसमें सहयोग करेगा। तो मैं हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उनके कारण से ही हम देश को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और पिछले वर्ष जिस प्रकार से कोविड काल से हम निकल कर आए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, ये उनकी दूरदर्शिता का दर्शाती है। तो इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के द्वारा डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति एवं तत्संबंधी 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों की स्वीकृति दी गई। आज कैबिनेट में कुल 18 ऐसे मामले आए हैं कैबिनेट के द्वारा डिलीबरेशन किया गया, उसके पश्चात स्वीकृति दी गई। केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को LPG सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया है, जो स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने संतुलित बजट पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री को विशेष तौर पर बधाई दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बावजूद हर चीज को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया गया है। कि बजट का जो दर है वो भी बढ़ा है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद हर चीज को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र है। पटना स्थित अधिवेशन भवन में मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संतोष कुमार मल, मनरेगा के आयुक्त श्री CP खंडूजा और वन विभाग के वरीय अधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक श्री संजय सिंह ने अपराध पर अंकुश लगाने हेतु CCTV के अधिष्ठापन एवं उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक की। आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता की प्रभावी निगरानी का निर्देश दिया, ताकि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा सके। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोविड टीकाकरण के कार्य का सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने और लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में नए नगर निकाय के गठन, उत्क्रमण तथा क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिनमें फुटपाथ दुकानदारों एवं स्वनिधि से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए बनाई जा रही रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। मालूम हो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे रेहड़ी एवं पटरी लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों को आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने हेतु किफायती दर पर 10,000 रुपये ऋण मुहैया कराया जा रहा है। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर खेत तक सिंचाई का पानी से संबंधित संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में संलग्न कर्मी, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन, कृषि विभाग एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेखपुरा की जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान ने NH-82 बिहार शरीफ पर बीघा सरमेरा पथ का सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 52 कृषकों के दल को हरी झंडी दिखाकर 3 दिवसीय परिभ्रमण पर केंद्रीय औषधीय एवं संगम पौधा संस्थान लखनऊ रवाना किया। परिभ्रमण का मुख्य उद्देश्य जिले में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। खगड़िया के जिलाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष ने बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं के बार कोडिंग कार्य की तैयारी का जायजा लिया एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गया के जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग सहित सभी पदाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।